हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिक शिक्षण संस्थान सीकर। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 9th विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 3 जो हमारा चल रहा था परमाणु व अणु। उसके हमने 3 पार्ट है वो अच्छे से पढ़ लिए हैं और आज हमारा 4th जो पार्ट होगा इसमें हम परमाणु द्रव्यमान के बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा वो होगा परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान है, इसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उस सिद्धांत के द्वारा परमाणु द्रव्यमान है उसको अच्छे से स्पष्ट किया गया। अर्थात परमाणु द्रव्यमान की जो व्याख्या है वो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के द्वारा आसानी से की जा सकती है। और उनके जो परमाणु सिद्धांत था उसका प्रमुख जो आधारभूत बिंदु था वो बिंदु ही क्या था? परमाणु द्रव्यमान था। अब हम अगला पॉइंट देखते हैं परमाणु द्रव्यमान का निर्धारण। तो परमाणु द्रव्यमान का निर्धारण किस प्रकार कर सकते हैं? तो हमें पता है कि सामान्यतः जो है एक परमाणु है उसके द्रव्यमान का जो आसानी से निर्धारण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि परमाणु है वो अति सूक्ष्म कण होता है। तो हम परमाणु द्रव्यमान के निर्धारण के लिए किस प्रकार हम ज्ञात कर सकते हैं कि जब रासायनिक संयोजन का नियम होता है परमाणु द्रव्यमान के निर्धारण में, रासायनिक संयोजन के नियमों के आधार पे हम परमाणु द्रव्यमान है उसका निर्धारण जो है वो आसानी से कर सकते हैं। अब हम देख सकते हैं परमाणु द्रव्यमान की इकाई। तो अगला हमारा जो पॉइंट है उसका नाम है परमाणु द्रव्यमान। परमाणु द्रव्यमान की इकाई। तो परमाणु द्रव्यमान है उसकी प्रमुख इकाई क्या होती है उसके बारे में हम देखते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान को अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। क्या लिखते हैं? एटॉमिक मास यूनिट। तो परमाणु द्रव्यमान को हम एटॉमिक मास यूनिट के आधार पे लिख सकते हैं। और यदि इसका हम संक्षिप्त नाम लिखे तो क्या लिख देंगे? AMU। एटॉमिक मास यूनिट का संक्षिप्त नाम क्या लिख सकते हैं? AMU। अतः जो शुरू में परमाणु द्रव्यमान है उसका जो निर्धारण है वो किसके आधार पे किया गया था? AMU अर्थात एटॉमिक मास यूनिट के आधार पे जो परमाणु द्रव्यमान है उसका निर्धारण किया जाने लगा। और परमाणु द्रव्यमान की इकाई है वो किस रूप में ली जाने लगी? AMU के रूप में ली जाने लगी। लेकिन IUPAC के अनुमोदन के पश्चात, IUPAC के अनुमोदन के पश्चात, IUPAC ने जब अनुमोदन किया तो IUPAC के अनुमोदन के पश्चात जो है वो केवल U को क्या किया गया? परमाणु द्रव्यमान की इकाई के संकेत के रूप में U को परमाणु द्रव्यमान की इकाई के संकेत में यूज किया जाने लगा। परमाणु द्रव्यमान की इकाई के संकेत में यूज किया जाने लगा। जब किसने किया? IUPAC ने अनुमोदन किया उसके पश्चात। और जो U का अर्थ होता है, U का अर्थ क्या होता है? यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास या हम लिख सकते हैं यूनिफाइड द्रव्यमान। और वर्तमान में जो परमाणु द्रव्यमान की इकाई है वो क्या लिखते हैं? यूनिफाइड। और प्रारंभ में इसको किससे लिखा जाता था? एटॉमिक मास यूनिट या परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में इसको लिखा जाता था। अब उसके बाद में हमें ध्यान रखना है कि प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान की गणना के लिए, जब प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान की गणना की जाती थी तो ऑक्सीजन को मानक के रूप में माना जाता था। किसको? ऑक्सीजन को मानक के रूप में माना जाता था तथा ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को
ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग। तो प्रारंभ में क्या करते थे, ऑक्सीजन को मानक के रूप में मानते थे। तो ऑक्सीजन परमाणु के द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिखा गया। भाग को इकाई के रूप में लिखा गया। प्रारंभ में जो ऑक्सीजन है उसको परमाणु द्रव्यमान की इकाई के मानक के रूप में माना जाता था, क्योंकि जो ऑक्सीजन परमाणु है उसके द्रव्यमान के 1/16 भाग को इकाई के रूप में लिखा जाता था जब परमाणु द्रव्यमान की गणना की जाती थी। अब ऑक्सीजन जो है उसको इकाई के रूप में क्यों माना गया, उसके पीछे कारण क्या था। तो पहला इसका कारण है कि ऑक्सीजन जो है वो अनेक तत्वों से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन अनेक तत्वों से अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करती है। यौगिक का निर्माण करती है। तो जिसके कारण ऑक्सीजन जो है उसको परमाणु द्रव्यमान इकाई के मानक के रूप में माना गया। सेकंड इसमें है कि ऑक्सीजन जो है वो क्या करती है, परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अनेक तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को, यानी ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अनेक तत्वों के परमाणु द्रव्यमान किस रूप में प्राप्त होते हैं, पूर्णांक में प्राप्त होते हैं। परमाणु द्रव्यमान पूर्णांक के रूप में प्राप्त होते हैं। तो ये दो मुख्य कारण था। पहला कारण था कि अनेक तत्वों से अभिक्रिया करके जो ऑक्सीजन है वो यौगिक का निर्माण करता है, और सेकंड है कि ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान इकाई में अनेक तत्व के परमाणु द्रव्यमान किस रूप में प्राप्त होते हैं, पूर्णांक के रूप में प्राप्त होते हैं। इसके आधार पे जो ऑक्सीजन है उसको एक परमाणु द्रव्यमान इकाई जो है उसके मानक के रूप में प्रारंभ में जब इसका निर्धारण किया गया उस समय ऑक्सीजन को माना गया था। अब बात आती है वर्तमान की। तो वर्तमान में अर्थात 1961 के बाद, या हम लिख सकते हैं वर्तमान में 1961 के बाद परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए, परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए, कब, 1961 के बाद परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए कार्बन 12 समस्थानिकों को, तो ये ध्यान रखना है, कार्बन 12 समस्थानिक को मानक के रूप में माना गया। कार्बन 12 समस्थानिक को मानक के रूप में माना गया 1961 में परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए। किसको, कार्बन 12 समस्थानिक को मानक के रूप में माना गया। तो हम इसमें लिख सकते हैं अर्थात कार्बन 12 समस्थानिक के द्रव्यमान के द्रव्यमान के 1/12, तो कार्बन 12 समस्थानिक के द्रव्यमान के 1/12 भाग के सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को, 12वें भाग के सापेक्ष द्रव्यमान को
मानक के रूप में, मानक के रूप में लिखा गया, लिखा गया, या हम लिख सकते हैं माना गया। तो हम लिख सकते हैं एक यूनिफाइड वर्तमान में जो एक यूनिफाइड होता है वो किसके बराबर होता है? कार्बन 12 समस्थानिक के द्रव्यमान का, कार्बन 12 समस्थानिक के द्रव्यमान का 1/12वां भाग किसके बराबर होता है? कार्बन 12 समस्थानिक के द्रव्यमान का 1/12वां भाग जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1 यूनिफाइड के बराबर होता है। अब इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि एक यूनिफाइड जो है वो कार्बन 12 समस्थानिक के द्रव्यमान का 1/12वां भाग किस प्रकार होता है, तो उसको हम कुछ उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो हम समझते हैं, यदि मान लो किसी परमाणु का द्रव्यमान, यदि किसी परमाणु का द्रव्यमान एक यूनिफाइड है, यूनिफाइड मास है, तो हाइड्रोजन का एक परमाणु, तो हाइड्रोजन, जैसे हमने हाइड्रोजन मान लिया किसी की जगह, यदि हाइड्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान एक यूनिफाइड है तो हाइड्रोजन का एक परमाणु, तो हाइड्रोजन का एक परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु के, कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु के, कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु के 12वें भाग से 1 गुना भारी है, 12वें भाग से 1 गुना भारी है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, मान लो जैसे हमने एक हाइड्रोजन का उदाहरण लिया, ठीक है, हाइड्रोजन का हमने मानना कि इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? एक यूनिफाइड है। तो इसको हम परिभाषा के रूप में कैसे लिख सकते हैं? हाइड्रोजन का एक जो परमाणु है वो कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु के 12वें भाग से 1 गुना भारी है। तो हमने 1/12 है, इसका मतलब कार्बन 12 समस्थानिक के 1/12वां भाग यानी 12वें भाग से 1 गुना क्या होगा? भारी होगा। इसी प्रकार सेकंड जो हम लिखते हैं, जैसे मान लो हमने हाइड्रोजन का उदाहरण लिया, अब ऑक्सीजन का उदाहरण लेते हैं। अगला हम लेते हैं ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16 यूनिफाइड है। जैसे हमने यहाँ एक की जगह क्या मान लिया? 16 यूनिफाइड है। तो ऑक्सीजन का एक परमाणु जो है हम इसको क्या लिख सकते हैं? तो ऑक्सीजन का एक परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु के 12वें भाग से कितना गुना भारी होगा? 16 गुना भारी होगा। बस ये हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे मान लो ऑक्सीजन हमने हाइड्रोजन का माना, तो हाइड्रोजन का हम कैसे लिख सकते हैं? इसके आधार पर, एक यूनिफाइड के आधार पर, यदि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 यूनिफाइड है तो ऑक्सीजन का एक परमाणु जो है वो कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु के, कार्बन 12 समस्थानिक का एक परमाणु के 12वें भाग से 16 गुना क्या होगा? भारी होगा। इसी प्रकार जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का भी हम आसानी से गणना कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने तीसरा उदाहरण इधर नीचे लिख दिया, यदि नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान, यदि नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान, नाइट्रोजन के परमाणु का द्रव्यमान 14 यूनिफाइड है। कितना यूनिफाइड है? 14।
तो नाइट्रोजन का एक परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक, नाइट्रोजन का एक परमाणु कार्बन 12 समस्थानिक के परमाणु के 12वें भाग से 14 गुना भारी होगा। तो इस प्रकार हम यूनिफाइड जो कार्बन है, यूनिफाइड मास है, उसके आधार पे हम परमाणु द्रव्यमान है उसका उपयोग करते हुए उसको हम परिभाषित जो है वो कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होगा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा। तो सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान है उसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो अगला हमारा जो पॉइंट रहने वाला है उसका नाम है सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान होता है उसको हम परमाणुओं के औसत द्रव्यमान, सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को परमाणुओं के औसत द्रव्यमान, कोई परमाणु है उसका औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान, औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 के द्रव्यमान का 1/12वां भाग, कितना 1/12वें भाग के अनुपात से परिभाषित करते हैं। तो ये आपको मुख्य लाइन ध्यान रखनी है, परिभाषित करते हैं। जैसे मान लो आपको निकालना है किसी परमाणु का सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान, तो सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान है तो हम किसी परमाणु में उपस्थित अनेक परमाणुओं का औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 समस्थानिक के द्रव्यमान का 1/12वां भाग के अनुपात से हम इसको क्या कर सकते हैं, परिभाषित जो है वो कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसमें देख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कुछ तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना होता है, और जो परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं वो जैसे अणुभार निकालना आपको आ गया कि भाई कुछ तत्व है उनका अणुभार आप ज्ञात कीजिए, तो कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए हमें परमाणु द्रव्यमान है उसका अच्छे से पता होना चाहिए। तो कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान, तो वो तत्व कौन कौन से हैं जिनका हम परमाणु द्रव्यमान जो है वो आसानी से निकाल जो है वो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का होता है 1 यूनिफाइड, एक यूनिफाइड, यानी परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, 1 यूनिफाइड। कार्बन का होता है 12, कार्बन का कितना होता है 12 यूनिफाइड। फिर आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का होता है 16 यूनिफाइड, कितना होता है 16 यूनिफाइड। फिर आता है सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम 23 यूनिफाइड। फिर आता है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का होता है 24 यूनिफाइड, कितना होता है 24 यूनिफाइड। फिर जैसे सल्फर, क्लोरीन और कैल्शियम, जैसे इनके भी देखते हैं सल्फर, सल्फर का होता है 32 यूनिफाइड। क्लोरीन, तो क्लोरीन का होता है 35.5 यूनिफाइड। और लास्ट में जैसे कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 40 यूनिफाइड, कितना होता है 40 यूनिफाइड। तो इस प्रकार हम इन परमाणु द्रव्यमान को याद करके जो भी हमें अणुभार निकाला जाए तो उस अणुभार को आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल जो है वो सकते हैं। फिर अगला हमारा जो पॉइंट है उसी में
वो हम लिख सकते हैं व्यवहारिक रूप से यदि हम परमाणु द्रव्यमान को परिभाषित करें तो व्यवहारिक रूप से हम परमाणु द्रव्यमान को किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो हम इसमें लिख सकते हैं जो परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान, इसको हम P प्रोटॉन की संख्या, इसको हम क्या लिख सकते हैं व्यवहारिक रूप से प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। व्यवहारिक रूप से हम परमाणु द्रव्यमान को प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पे परिभाषित कर सकते हैं। यहाँ किसी परमाणु में जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है इनको सम्मिलित रूप से क्या लिख सकते हैं न्यूक्लियॉन। क्या लिख सकते हैं न्यूक्लियॉन। तो हम लिख सकते हैं परमाणु द्रव्यमान जो है वो न्यूक्लियनों के आधार पे हम परिभाषित किया जा सकता है, अर्थात प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। और हमें पता है ये जो न्यूक्लियॉन्स है वो परमाणु के कहाँ उपस्थित होते हैं नाभिक में। तो ये हमें भी ध्यान रखना है। हमने पीछे पढ़ा था कि परमाणु है वो क्या होता है एक गोलाकार होता है और जब इसकी जो परिधि त्रिज्या होती है और त्रिज्या के आधार पे हम आकार का निर्धारण करते हैं। तो हमें पता है परमाणु का नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो बाह्यतम जो कक्षा होती है निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है सूक्ष्म कण इन्हें हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियॉन। और ये न्यूक्लियॉन कहाँ पाए जाते हैं परमाणु के नाभिक के अंदर क्या होते हैं व्यवस्थित होते हैं। अब जो परमाणु द्रव्यमान है इसका दूसरा यदि हम नाम लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं द्रव्यमान संख्या। तो इसका सेकंड नाम क्या लिख सकते हैं द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या को यदि परिभाषित करें तो हम किस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं। अब इसे सामान्यतः ए से लिखा जाता है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या उस तत्व में उपस्थित जो परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। और परमाणु द्रव्यमान या द्रव्यमान संख्या को किससे प्रदर्शित करते हैं ए से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा कैल्शियम 40, कैल्शियम 40 यूनिफाइड। ये यूनिफाइड क्या है परमाणु द्रव्यमान। तो इसका मतलब उस कैल्शियम का जो परमाणु है उस परमाणु का जो नाभिक है उस नाभिक में 20 प्रोटॉन है और 20 ही क्या है न्यूट्रॉन। तो टोटल जब हम जोड़ते हैं तो 40 होता है और 40 यूनिफाइड आता है। इसका मतलब वो क्या है उसका परमाणु द्रव्यमान है। फिर आता है परमाणु क्रमांक। सेकंड जो हमें पढ़ना है परमाणु क्रमांक, या हम इसको लिख सकते हैं परमाणु संख्या। क्या लिख सकते हैं परमाणु संख्या। परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या कहलाता है किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। किसकी संख्या प्रोटॉन की संख्या क्या कहलाती है परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहलाती है। जैसे और इसे सामान्यतः किससे लिखा जाता है जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं जेड से। तो द्रव्यमान संख्या को ए से लिखते हैं और परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को किससे लिखा जाता है जेड से लिखा जाता है। जैसे मैंने लिखा सोडियम 23 यूनिफाइड, सोडियम 23 यूनिफाइड। इसका मतलब क्या है यदि आपसे इसमें पूछे कि इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा तो हमें पता है यूनिफाइड। यूनिफाइड का मतलब ही होता है P प्लस N की संख्या। P का मतलब प्रोटॉन और N का मतलब होता है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन कितने इसमें सोडियम प्रोटॉन होता है 11 और इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं 12। तो यदि हम परमाणु क्रमांक को परिभाषित करें तो परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या के बराबर। और सोडियम में प्रोटॉन की संख्या कितनी है 11। तो परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कितनी हो जाएगी सोडियम की 11 हो जाती है। तो इस प्रकार हम परमाणु द्रव्यमान
और परमाणु संख्या है उसको आसानी से परिभाषित कर सकते हैं। फिर एक छोटा सा टॉपिक और देखेंगे, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में संबंध। तो संबंध जो है वो किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। तो अगला टॉपिक होगा परमाणु द्रव्यमान व परमाणु संख्या में संबंध। तो कौन कौन से इनमें क्या संबंध होता है आपस में वो हम देख सकते हैं। जैसे हमने इसको लिख दिया A बराबर Z प्लस एन, A बराबर Z प्लस एन। यहाँ पे A क्या है बताओ, द्रव्यमान संख्या। A बराबर क्या है, द्रव्यमान संख्या, या हम लिख सकते हैं परमाणु द्रव्यमान। Z बराबर क्या होती है, परमाणु क्रमांक, या परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या। और N बराबर क्या है, न्यूट्रॉन्स की संख्या, तो इस प्रकार ये जो संबंध है, इस संबंध के आधार पे हम यदि कोई भी हमें निकलवाए कि भाई प्रोटॉन की संख्या निकालो, न्यूट्रॉन की संख्या निकालो, उसकी द्रव्यमान संख्या आप ज्ञात करो, उसका परमाणु क्रमांक ज्ञात करो, तो उसको हम आसानी से जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार आज का जो वीडियो था उसमें हमने जो परमाणु है, परमाणु भार है, उसको किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं उसके बारे में जाना। फिर परमाणु द्रव्यमान है, उसकी इकाई क्या होती है उसके बारे में हमने अच्छे से जाना। और लास्ट में हमने देखा कि परमाणु जो संख्या है, ठीक है, और द्रव्यमान संख्या या परमाणु संख्या, उसको हम किस प्रकार से परिभाषित जो है वो कर सकते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, उसके आधार पे हमने इसको समझने का प्रयास किया। और कल का जो हमारा वीडियो होगा उस वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे कई परमाणु के अंदर जो सूक्ष्म नाभिकीय कण है उनमें कितना आवेश होता है, ठीक है, उसका द्रव्यमान कितना होता है, उसके बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं।